नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने किया जल सत्याग्रह, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं हड़ताल पर। वन अधिकार पट्टों का होगा बंटवारा, नामांतरण शासन ने दी बड़ी राहत। निर्वाचन आयोग को बताया एक पार्टी को जिताने वाला, कांग्रेस ने किया प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन। और बिलासा कॉलेज की छात्राओं ने की शिकायत, पिंक प्लेग्राउंड में खेलने पर लगा है प्रतिबंध। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को 23वें दिन भी जारी रही। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को खासकर नियमितीकरण और ग्रेड पे की मांग को लेकर जिले के 735 कर्मचारियों ने राम सेतु के पास सरपा नदी में जल सत्याग्रह किया। सुबह कुन्हेर उद्यान में सभा के बाद रैली निकाली गई, जो देवकीनंदन चौक और प्रताप चौक होते हुए राम सेतु तक पहुंचे। यहां कर्मचारियों ने जल में उतरकर जोरदार नारेबाजी की। प्रांत अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मियों ने चुनावों में अहम भूमिका निभाई है और जरूरत पड़ी तो 90 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी खड़े किए जा सकते हैं। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए बुधवार को चुनरी कलश मनोकामना यात्रा का आयोजन किया जाएगा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम ने लोक नृत्य के जरिए अपनी मांगे रखी। लगातार हड़ताल से जिले की स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप हो चुकी हैं। जिला अस्पताल, सिम्स, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 44 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सभी उप स्वास्थ्य केंद्र प्रभावित हैं। ओपीडी, आपातकालीन सेवाएं, शल्यक्रिया से टीकाकरण, मलेरिया, टीबी व अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग बाधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूरी तरह बंद पड़े हैं। बरसात के मौसम में बुखार, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे आम जनता निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर है। आंदोलन में जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव, उपाध्यक्ष जीवन महंत, सचिव प्रमोद पटेल सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी और महिला विंग की सक्रिय भागीदारी रही। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियादें सुनी। उन्होंने एक एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। जनदर्शन में तखतपुर तहसील के ग्राम हरदी निवासी सीमा केवट ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि वे जय बुढ़ादेव मछुआ सहकारी समिति मर्यादित हरदी के अध्यक्ष हैं तथा उक्त समिति एक शासन के द्वारा पंजीकृत समिति है। लिमाई तालाब को पिछले कई वर्षों से मछली पालन के लिए दिया जाता रहा है, किंतु वर्तमान में सरपंच के द्वारा अवैध रूप से तालाब लीज में देने के लिए रकम की मांग की जा रही है। कोटा विकासखंड की छात्रा सुनीता पैकरा ने छात्रावास में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन दिया। डगनिया खेरा निवासी रोशन ने विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बनने के संबंध में आवेदन दिया। कलेक्टर ने सीएमएचओ को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम सिंगरे निवासी अमित कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त की राशि जारी कराए जाने का आवेदन दिया। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि योजना के तहत उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है, लेकिन अब तक प्रथम किस्त की राशि उनके खाते में नहीं आई है। कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को उनका ज्ञापन सौंपते हुए हर संभव कार्रवाई के निर्देश दिए। बिलासपुर निवासी मधु टंडन ने अपनी पति की मृत्यु होने के लगभग 2 माह बाद भी अनुदान राशि नहीं मिलने की जानकारी देते हुए सहायता की मांग की। कलेक्टर ने उनका आवेदन आयुक्त नगर निगम बिलासपुर को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनदर्शन में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल एवं निगम आयुक्त अमित कुमार ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। नहीं, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। कई बार लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, कई बार लोग मांग लेके आते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि मेरे यहाँ सारे जगह सीसी रोड बन जाए। कई बार लगता है कि अब ये सीसी रोड बन गई, अब ये भी बन जाए। तो अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं, इसलिए लोग आते हैं। आज के जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास को लेकर के भी कुछ लोग आए थे। कुछ अभी पेंशन का भी एक आध केस आया था। कुछ इस तरह से वहाँ पे केस थे कि जैसे एक गांव में दूसरे गांव के लोग जानवर छोड़ के चले जाते हैं, उसको भी लेकर के आए थे। तो इस तरह से अलग अलग तरह की चीजें जो है वो आती। बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना इलाके में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है, साथ ही बच्चों को भी कई बार मार चुका है।
डीपूपारा में रहने वाली पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ रहता है जो शराब पीकर मारपीट की घटना को अंजाम देता है, जिसकी शिकायत करने महिला सरकंडा थाने पहुंची थी, जिस पर पुलिस ने पीड़ित की पति के ऊपर मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। एक पत्नी अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के सहारे जीवन बिताने उसके साथ रहने आई थी। अब उसका पति दूसरी महिला के चक्कर में आकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है, जिससे तंग आकर अब उसकी पत्नी और बच्चों ने सरकंडा थाने और एसपी कार्यालय पहुंच न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा है अगर उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आत्महत्या कर लेंगे। या पूरा मामला सरकंडा थाना इलाके डीपूपारा का है, जिसमें पति पर टंगिया से जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगा है। पीड़िता ने पति के द्वारा पहले भी मारपीट करने की बात कही है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सोमवार को साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अब वन अधिकार पट्टे की भूमि का नामांतरण एवं बंटवारा भी राजस्व भूमि की तरह किया जा सकेगा। इस संबंध में शासन से दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके, अतः लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण किया जाए। कलेक्टर ने छापेमारी में निजी दुकानों से जब्त यूरिया और अन्य खाद किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद का विक्रय न हो। कृषि विभाग को सतत निगरानी रखने और दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। बैठक में बंद हो चुकी योजनाओं की बची राशि को 3 दिनों में संचित निधि में जमा करने के निर्देश दिए गए। राज्य निर्माण की रजत जयंती कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने युक्तियुक्तकरण के बाद भी नए स्कूलों में ज्वाइनिंग न करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आंगनबाड़ी व स्कूलों के नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता सुधार पर बल दिया। कलेक्टर ने बताया कि अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु पर पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, इसलिए पुलिस और एसडीएम को जानकारी एकत्र कर लाभ दिलाने कहा। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों का भौतिक सत्यापन, रतनपुर व लुथरा शरीफ उत्सव की तैयारी तथा पीएम पोर्टल व जनदर्शन से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। शासन की जो अलग अलग योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के बारे में लोगों से बात करते हैं, समझते हैं। शासन के जो महत्वपूर्ण आदेश निर्देश होते हैं उस पर डिस्कस। लाल बहादुर शास्त्री स्थित देवकीनंदन दीक्षित भवन में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने सड़क सुरक्षा विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने विचार रखे। बच्चों ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों और ट्रैफिक नियमों की अहमियत पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। इससे उनमें न केवल जागरूकता बढ़ी बल्कि जिम्मेदारी का भाव भी विकसित हुआ। इस मौके पर बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह और जिला शिक्षा अधिकारी विजय पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने कार्यक्रम में सभी छात्रों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि छात्र स्वयं सुरक्षित रहें और समाज को भी इसके लिए जागरूक करें। कार्यक्रम के दौरान नशे के दुष्प्रभाव, ट्रैफिक नियमों का पालन, साइबर सुरक्षा, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी गई। जिले में किसी भी घर में किसी भी व्यक्ति की इस तरह से कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए कि किसी की डेथ हो जाए। डेथ होनी चाहिए क्या? डेथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत अमूल्य है। हम इस सोसाइटी को बहुत कुछ देना है, हम सब लोगों को इस सोसाइटी को, क्योंकि इस सोसाइटी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। किए हैं कि नहीं? सारे लोग आज हम चाहे हम कोई 60 साल के हो गए हों, 80 साल के हो गए हों, 30 साल के हो गए हों, 20 के हो गए हों, इस सोसाइटी के लोगों ने उनके लिए किया, तभी तो वो बड़े हुए, तभी वो अपना परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सोसाइटी को कुछ वापस करें। अगर हम खुद ही लोड हो जाएंगे सोसाइटी के ऊपर तो हम कुछ दे नहीं पाएंगे। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि बहुत ही अच्छा विषय है, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट ये वास्तविक जीवन में भी हमें इस चीज को परफॉर्म करना है। ये संभाग स्तरीय जो कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा राज्य शासन के निर्देश पर गृह मंत्रालय और शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है, बहुत ही बेहतर है, क्योंकि बच्चे ही जो आज स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, यही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, वही समाज में जागरूकता लाते हैं। उनके द्वारा और शिक्षकों के द्वारा ये
सारी चीज़ें समाज में लाई जाती हैं, निश्चित रूप से इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। लोग अवेयर होंगे और उस अवेयरनेस से निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर ग्रामीण अंचलों की सड़कों तक जर्जर हालात से लोग परेशान हैं। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे और उखड़े हुए डामर से सड़क पर चलना मुश्किल हो चुका है। बरसात ने स्थिति को और दयनीय बना दिया है। वाहन चालकों के साथ साथ पैदल राहगीरों को भी रोजाना जोखिम उठाना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने पूर्व में मरम्मत के कुछ प्रयास किए थे। कई स्थानों पर गिट्टी और सीमेंट डालकर गड्ढे भरे गए, लेकिन बारिश के पहले ही झोंके में यह उपाय नाकाफी साबित हुए और हालात जस के तस बने हुए हैं। जिले भर के लोग बदहाल सड़कों की मार झेलने को मजबूर हैं। इस संबंध में जब जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि सड़कों की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि पहले भी मरम्मत कार्यों के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बरसात खत्म होते ही सड़क सुधार कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी और सक्रियता से सड़कों की मरम्मत शुरू होगी। फिलहाल लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बारिश के बाद वाकई में प्रशासन सक्रिय कदम उठाएगा और जर्जर सड़कों से राहत मिलेगी। शहर वासियों का कहना है कि लंबे समय से वे सड़क मरम्मत के भरोसे पर जी रहे हैं, लेकिन अब जल्द ठोस कार्रवाई की जरूरत है। बदहाल सड़कों ने बिलासपुर की तस्वीर बिगाड़ दी है और लोगों की नजरें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। सड़क में जैसे भी बरसात इस बार काफी तेज बरसात हुई है, तो इसमें कई जगह इतनी तेज बरसात में सड़क खराब हुई है, तो उसके लिए भी हमने रायगढ़ नगर निगम महापौर जीववर्धन चौहान अपनी कार्यशैली से लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। चाय बेचने से शुरुआत कर महापौर बनने तक का सफर तय करने वाले चौहान अब विकास कार्यों की बागडोर अपने हाथों में लेकर हर सुबह साइकिल पर वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं। रायगढ़ के महापौर जीववर्धन चौहान का यह अंदाज उन्हें अलग पहचान दिला रहा है। सुबह 6 बजे बिना किसी लाव लश्कर के साइकिल पर निकल पड़ते हैं और अब तक करीब 22 वार्डों का निरीक्षण कर चुके हैं। वार्डों में पहुंचकर नाली और सड़कों की साफ सफाई का जायजा लेते हैं। समस्याएं देखने पर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को बुलाकर कार्य करवाते हैं। महापौर का कहना है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में शहर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। जिस तरह मंत्री स्वयं निरीक्षण के लिए आते हैं, उसी तरह वे भी महापौर के नाते जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि विकास कार्यों में किसी तरह की रुकावट ना हो। महापौर चौहान का यह कहना है कि हमारी राजनीति सिर्फ विकास की राजनीति है। जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान और शहर को स्वच्छ और विकसित बनाना ही हमारा लक्ष्य है। महापौर जीववर्धन चौहान की साइकिल यात्रा और जनता से सीधा संवाद निश्चित ही जनप्रतिनिधि के रूप में एक मिसाल है। रायगढ़ के लोग भी इस पहल को सराह रहे हैं। तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है। हमारे माननीय विधायक ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में और शहर को साफ सुथरा और आरूख रायगढ़ शहर बनाने के लिए मैं एक अभियान चला रखा हूं, जिसमें मैं डेली सुबह साइकिल से वार्डों में पहुंचता हूं। जहां वार्ड वासियों के द्वारा मुझे संज्ञान में लिया जाता है, उस जगह में तत्काल पहुंच करके वहां अपने निगम के सफाई कर्मचारी से लेकर अधिकारी और इंजीनियर को लेकर के उस जगह में तत्कालीन कार्य करने का मुझे अवसर मिलता है। और वहाँ की जो मूलभूत सुविधा है, उस सुविधा को ये जनता मुझे अवगत कराती है और मैं उस समस्या से अवगत होता हूँ और मैं अपने अधिकारी के माध्यम से उस कार्य को शीघ्र करवाने का प्रयास करता हूँ। साइकिल की सवारी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? साइकिल से चलने का एक फायदा है कि हमारा रायगढ़ शहर एक गली कूचा वाला मोहल्ला वार्ड है, जिससे साइकिल से एक गली कूचा में जाने का अवसर मिलता है और एक एक समस्या एक एक चीज से वाकिफ होना पड़ता है। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा चीज है कि मैं एक एक गली तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, जनता के एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। उनके समस्या को मैं जितना से ज़्यादा हो सके उनको हल करने का प्रयास करता हूं। अपना
जिस अनुसार से मेरे को रायगढ़ की जनता ने विश्वास करके ऐतिहासिक मत से चुनाव जिताया है, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरना चाहता हूं। यही मेरा प्रयास है और हमेशा यही प्रयास रहेगा। मैं हमेशा 6 बजे अपने निवास से निकल जाता हूं और वार्डों की भ्रमण करते हुए मैं एक एक व्यक्ति से मिलने का और उन समस्या से अवगत होने का मैं अपने आप को उस समस्या से अवगत होने का सामना करता हूं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत बिलासपुर के मुंगेली नाका ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस पार्टी के द्वारा विशाल आम सभा का आयोजन 9 सितंबर को किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और नेताओं के साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल होने पहुंचे। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रही है, जिसे लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत प्रदेश की न्यायधानी से की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मौजूद आम जनता को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संबोधित करते हुए SIR मुद्दों के साथ ही कई गंभीर मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। आम सभा में पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया गया, स्मार्ट मीटर लगाकर जनता की जेब काटी जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, पर भाजपा सरकार में बैठे मंत्रियों को आम जनता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वोट कैसे चोरी करना है। वहीं कांग्रेस के इस जंगी प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस विभाग के अधिकारी सिर्फ एक पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं और भाजपा वोट चोरी कर जनता के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा वोट चोरी कर सत्ता में आती। निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पुख्ता परिणाम के साथ देश के निर्वाचन आयोग को कुछ सवाल पूछे थे, पर निर्वाचन आयोग ने उनके सवाल पर कोई जांच नहीं की और उल्टा निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा। उन्होंने तथ्य के जवाब मांगा, पर कोई जवाब नहीं मिला, जिससे लग रहा है कि ये सब मिले हुए हैं। राहुल गांधी जी ने पुख्ता प्रमाणों के साथ इस देश के निर्वाचन आयोग से कुछ सवाल पूछे थे और ये सवाल जनता ने देखे पूछते हुए मुझे खेद है कि निर्वाचन आयोग ने जवाब में ना तो जांच करी, जिन तथ्यों को हमने पत्रकारों ने किया राहुल गांधी जी, उन तथ्यों के बारे में निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि राहुल गांधी जी से शपथ पत्र मांग रहे हैं। आप किसी थाने में जाओ FIR रिपोर्ट लिखवाने के लिए और थानेदार बोले कि पहले शपथ पत्र लिख के दो मेरे को, कहाँ का न्याय है? मतलब वो छुपाना कुछ चाहते हैं। अगर निर्वाचन आयोग के चयन की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट देने से मना करना, पोलिंग बूथ के CCTV फुटेज को नष्ट कर देना, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये लोग सब लोग मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को इस देश में चुनाव संपन्न कराने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जो प्रमाण राहुल जी ने दिए वो फुल प्रूफ, लाखों वोटों को ऊपर नीचे किया गया, एक एक मकान में 250 वोट दिखाए गए, मरे जिन्ना लोगों को मरा हुआ दिखाया गया और जानबूझ के बिहार में भी लाखों लोगों के नाम काटे गए। तो हम लोग चिंतित इस बात से कि जिस तरह इस लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है, लोगों के वोट का आप किसी के लूट कर रहे हैं भाजपा वाले, कोई बात नहीं, जल जंगल जमीन, लेकिन वोट को लूट रहे हैं। हमारे पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इतना बड़ा घातक प्रहार हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने अभियान छेड़ा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जाकर। आज हमने जो संभाग की यहाँ रैली करी है, पूरे प्रदेश लेवल की सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम सब मिलकर 4-5 दिन लगातार हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। ऐसा क्यों है? निर्वाचन आयोग को खुद आगे आना चाहिए और इस देश के किसी एक मतदाता को भी अगर कहीं संकोच है, संशय है या कोई सवाल है जहन में, उसका स्पष्टीकरण करना इस निर्वाचन आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है। मतलब आप मानते हैं ना, जो राहुल गांधी जो आरोप लगाया है उसको विजय शर्मा स्वीकार कर रहे हैं, जैसे अनुराग ठाकुर ने स्वीकार किया था वैसे विजय शर्मा भी स्वीकार कर रहे हैं। तो कहीं भाजपा क्यों नहीं कहती कि ये जो SIR हो रहा है, जो वोट चोरी हो रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में जो राहुल गांधी मांग रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हैं? वोट चोरी रुकना चाहिए ना।
क्या लगता है भाजपा फिर गई है वोट चोरी पे? वो पूरी तरह से गिरी हुई है। इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बनाया है, इसलिए जनता को उनको कोई परवाह नहीं। चाहे बिजली बिल कितना आ जाए, गौठान बंद हो जाए, मवेशी मर जाए, किसानों को खाद ना मिले, स्कूल बंद हो जाए, बच्चे पढ़े मत, इनको कोई चिंता नहीं, क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। ये जनता समर्थन से नहीं बना है, इसीलिए इनकी कोई परवाह नहीं। रायगढ़ से गुजरने वाली यात्री ट्रेनों के लगातार कैंसिल होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 31 अगस्त से 15 सितंबर तक जहां पहले 27 ट्रेनें चलती थी, उनमें से 22 ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। इसे लेकर ट्रेड यूनियन काउंसिल ने रेलवे प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि यात्रियों की सुविधाओं की अनदेखी न की जाए। रायगढ़ रेलवे स्टेशन से पहले रोजाना 27 ट्रेनें चलती थी, लेकिन 31 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक इनमें से 22 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। लगातार ट्रेनों का रुख डाइवर्ट करने और रद्द करने से आम यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। इसी समस्या को लेकर ट्रेड यूनियन काउंसिल ने रेलवे प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि रेलवे द्वारा चौथी लाइन का काम किया जा रहा है, जो निस्संदेह विकास के लिए जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर यात्री ट्रेनों को बंद करना और मालगाड़ियों को प्राथमिकता देना उचित नहीं है। यूनियन ने कहा कि रेलवे प्रशासन को यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखना चाहिए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि रेलवे टर्मिनल की स्थापना, गोंडवाना एक्सप्रेस समेत सभी लोकल यात्री ट्रेनों का संचालन तत्काल बहाल किया जाए। साथ ही यह व्यवस्था की जाए कि मालगाड़ियों को किसी एक स्थान पर रोका जाए, लेकिन यात्रियों की ट्रेनों को रद्द न किया जाए। फिलहाल रेलवे प्रशासन का कहना है कि चौथी लाइन का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन तब तक यात्रियों की परेशानी बनी रहेगी। वहीं ट्रेड यूनियन काउंसिल का कहना है कि अगर मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। आज हमने ज्ञापन दिया है। आप देख रहे हैं कि 31 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक के यात्री ट्रेन, जो रायगढ़ से 27 ट्रेन चलती थी, उसमें 22 ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। उसके अलावा 6 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तो इतनी बड़ी लोगों को, यात्रियों को असुविधा हो रही है, इसलिए आज ये ज्ञापन दिया गया है। कारण बताया जा रहा है कि चौथी लाइन का काम कर रहे हैं। हम चौथी लाइन के काम का हम समर्थन करते हैं। निश्चित रूप से रेलवे का उन्नयन होना चाहिए, हम इसके समर्थन में हैं। लेकिन यात्रियों ट्रेन को कैंसिल करके मालगाड़ी को लगातार चलाना कहाँ तक न्याय है? इसी बात को आज उठाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और DRM साहब से हम मांग करते हैं कि हमारी जो पैसेंजर ट्रेन है, बिलासपुर, रायगढ़ और जनशताब्दी जितनी ट्रेनें हैं, इन सबको परिचालन किया जाए, गोंडवाना को चालू किया जाए। यात्री ट्रेनों को विलंबित मत किया जाए, बल्कि मालगाड़ी को जगह स्थापन किया जाए इनको, और यात्री ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित किया जाए। इसी संदर्भ में हम एक तीसरी लाइन को उल्लेख करना चाहेंगे कि तीसरी लाइन जब बनी थी तो लोगों की अपेक्षा थी कि रायगढ़ को उसका कुछ न कुछ प्रतिसाद मिलेगा, लेकिन प्रतिसाद नहीं मिला। हम इस ज्ञापन के माध्यम से हम DRM साहब से ये मांग करते हैं कि कम से कम कोरबा रायगढ़ एमनी चालू किया जाए। देखिए, पहले से नोटिफिकेशन दिया गया था कि 4th लाइन कनेक्टिविटी के लिए कुछ गाड़ियाँ रद्द की जाएगी, कुछ गाड़ियाँ टर्मिनेट की जाएगी। गोंडवाना शताब्दी लोकल बिलासपुर तक आएगी, JDB गोंदिया बिलासपुर तक। उसी के संदर्भ में इन्होंने ज्ञापन दिया है कि कब तक की गाड़ियाँ 15 तारीख तक कैंसिल है, उस वक्त सब गाड़ियाँ चलेगी। दूसरा ज्ञापन भी दिया गया है टर्मिनल बनाने की मांग। टर्मिनल बनाने के लिए तो ऊपर लेवल की बात है, बात तो रखा गया है, उनको कंसल्टेशन कर रहे हैं। जब प्रॉपर सब कुछ सेट हो जाएगा, हो भी सकता है। यूनियन का कहना है कि केवल सवारी गाड़ियों को ही किए। अरे भाई, यूनियन देखिए, जो कोयला गाड़ी चल रहा ना, ये उधर भी नहीं जा रहा, झांसुड़ा में काम हो रहा है, अपना विराटनगर साइड में जा रहा है, एम्प्टी गाड़ी वहाँ से लोड गाड़ी यहाँ जा रहा है इधर। रायगढ़ में NSUI ने करोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पिछले हफ्ते ज्ञापन देने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसी के विरोध में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। रायगढ़ के करोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में NSUI कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्रों ने गेट बंद कर प्रदर्शन किया और नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कॉलेज में पानी, बाथरूम और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। यहाँ तक कि पीने का पानी भी छात्रों को बाहर से लेना पड़ रहा है। NSUI का आरोप है कि 1 सप्ताह पहले ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक कॉलेज प्रशासन ठोस आश्वासन नहीं देता, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल कॉलेज प्रशासन की ओर से सफाई व्यवस्था पर लगाया कार्य हो रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन वहीं छात्रों द्वारा अपनी मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने की बात की जा रही है।
और बाथरूम की व्यवस्थाओं के लिए और अन्य समस्याओं के लिए ज्ञापन दिए थे प्रिंसिपल को कि 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई किया जाए और उसके ऊपर जल्द से जल्द काम किया जाए। आज 1 हफ्ता हो गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। जस का तस पीछे क्लासरूम में बैठते हैं बच्चे तो पूरा बदबू आता है, पानी नहीं है कॉलेज में, आदमी को प्यास लगता है तो बाहर जाता है। ग्रस्त लोगों को बहुत दिक्कत होता है वॉशरूम यूज करने में, पूरा गंदा पड़ा है। उस सब चीज़ को लेकर ज्ञापन दिए तो पूरा नहीं हुआ, तो आज हम लोग आंदोलन पे बैठे हैं और ये आंदोलन तब तक रहेगा जब तक आके हम लोग को तत्काल रूप से ये नहीं बोलेंगे कि कल के कल हो जाएगा या आज के आज नहीं काम करेंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। बच्चे लोग साफ सफाई के प्रॉब्लम के लिए आए हुए हैं, तो साफ सफाई करने के लिए तुरंत कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है, जल्दी हो जाएगा। और लगातार साफ सफाई निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो लगातार कराते जा रहे हैं। शासन से डीडीओ पावर अभी आया नहीं है, जैसे आएगा डीडीओ पावर तो इस बारे में कार्य किया जाएगा। मंगलवार को रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के नेतृत्व में जिला पुलिस कंट्रोल रूम में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में सभी अनुविभागीय अधिकारी व थानाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में अगस्त माह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों को एसपी द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान कई गंभीर अपराधों का सफल निराकरण करने की उपलब्धियों को सराहा गया। उल्लेखनीय है कि तमनार थाना क्षेत्र में हुई 4 ट्रक चोरी की वारदात का पर्दाफाश तथा लैलूंगा क्षेत्र में घटित हत्या के मामलों को सुलझाने जैसे बड़े मामलों में पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। एसपी दिव्यांग पटेल ने सभी अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इसी प्रकार संगठित टीम वर्क और तत्परता से कार्य करते रहें। उन्होंने आने वाले समय में अपराधों पर नियंत्रण एवं हर मामले के त्वरित निराकरण के लिए प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि जिले में अपराध पर अंकुश लगाने, जनता का भरोसा मजबूत करने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस निरंतर सक्रिय रहेगी। जिला रायगढ़ के सभी थाना प्रभारी, सभी अनुविभागीय अधिकारी का क्राइम मीटिंग रखा गया, जिसमें पिछले माह अगस्त में जहां जहां अच्छा काम हुआ उनको सम्मानित किया गया। काफ़ी बड़े बड़े अपराध निकाल किए गए, जिसमें बड़े अपराध में एक तो जो थाना तमनार में 4 ट्रक की चोरी हुई थी और भी मर्डर के बहुत सारे केसेस हुए थे लैलूंगा वगैरह में, उसको सॉल्व किए गए, वो सबका सम्मान किया गया। साथ में आने वाले माह में किस प्रकार से हमारा प्रयास रहे जिससे कि अपराध में कमी आए और जहां पे भी अपराध होते हैं उसका तत्काल निराकरण हो, उसके लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। रायगढ़ में द बंगाल फाइल बैनर तले एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरी शंकर मंदिर गैलेक्सी मॉल के पास हुए इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने हिंदू समाज को जागरूक रहने और एकजुट होकर अपनी पहचान की रक्षा करने का संदेश दिया। जागरूकता कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बंगाल फाइल मूवी में 1946 के बंगाल के हालात को सच्चाई के साथ दिखाया गया है, जिससे सभी को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उस समय बंगाल के जमींदार और संपन्न परिवार भी अपने घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हुए थे। आज भी बंगाल में हिंदू समाज पर हमले हो रहे हैं और लोग भय के साए में जी रहे हैं। वक्ताओं ने चेताया कि छत्तीसगढ़ को किसी भी कीमत पर बंगाल, केरल और कश्मीर जैसी स्थिति में नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर हिंदू परिवार को बंगाल फाइल मूवी जरूर देखनी चाहिए और समाज को सुरक्षित रहने के लिए सतर्क रहना चाहिए। हिंदुओं को जगाने का एक तरीका है हमारा। बंगाल फाइल जो मूवी आई है उसमें दिखाया गया है जो सच है, उस सच को दिखाया गया है। आज हमारा छत्तीसगढ़ भी सच होता नहीं है। आए दिन हमारे छत्तीसगढ़ में लव जिहाद के मामले आ रहे हैं और कई समुदायों के द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनसे मारपीट की जा रही है, चाकू छुरी चलाई जा रही है। हिंदुओं को एक तरफ से डराने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ इससे अछूता नहीं है। हम एक एक परिवार को बंगाल फाइल देखने के लिए जागरूक करना चाहते हैं कि वो देखे और समझे कि बंगाल में एक्चुअल में हुआ क्या था। 1946 में अच्छे रईसों, संपन्न परिवारों को अपने आलिशान घरों को, मकानों को, जमींदारों को, ज़मीनों को छोड़ के भागना पड़ा था। सिर्फ यही कारण था कि वहाँ पे भाईचारा चलते चलते एक दिन हिंदू सिर्फ वहाँ चारा बन गया, भाईचारा को ख़त्म कर दिया गया था। जो बंगाल फाइल्स जो मूवी आई है उसमें सब सच दिखाया गया है। उसके प्रधान में हम लोग ये आज किए हैं और मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा जाके लोग देखें और छत्तीसगढ़ फाइल्स नहीं बने, इसके कारण इन लोग को बंगाल फाइल्स देखना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पे अभी मॉल के पास इकट्ठा होकर हम लोग अभी नाराबाजी और गाना गा के लोगों को जगाने का कोशिश किए, और जागना बहुत जरूरी है हिंदुओं को। शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने पिंक प्लेग्राउंड एवं स्टेडियम को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने बताया कि महाविद्यालय परिसर में स्थित पिंक प्लेग्राउंड खेल गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु वहां पाबंदियां लगाई जा रही है, जिससे छात्राओं को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि मैदान में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहीं शौचालय पर ताला लगा हुआ रहता है। इसके अलावा चेंजिंग रूम उपलब्ध नहीं है, बिजली की सुविधा बंद पड़ी है तथा नियमित साफ सफाई भी नहीं हो रही है। इस कारण छात्राओं को खेल कूद और अन्य गतिविधियों में भाग लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहां मौजूद कर्मचारी द्वारा उन्हें केवल कुछ समय के लिए खेलने दिया जाता है और कहा जाता है कि यह महाविद्यालय का ग्राउंड नहीं है, जिसकी वजह से अनुमति नहीं है। इस पाबंदी से छात्राओं को खेलकूद के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए तथा महाविद्यालय की छात्राओं को पूरे समय मैदान उपयोग की अनुमति दी जाए। छात्राओं का कहना है कि बेहतर खेल सुविधा मिलने पर वे विभिन्न प्रतियोगिताओं में जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। छात्राओं ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन जल्द ही आवश्यक कदम उठाकर उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक खेल वातावरण उपलब्ध कराएगा। हम लोग बिलासा गर्ल्स कॉलेज की खेल एवं युवा कल्याण और खेल विभाग की छात्राएं हैं। हम लोग अपनी समस्याएं लेके आए हैं, क्योंकि हमारे जो कॉलेज है बिलासा कॉलेज, उसमें जो पिंक ग्राउंड बना है, जो हमारे बिलासा कॉलेज और नगर निगम दोनों के अंतर्गत आता है, उसको जब बनवाया गया था तब वहाँ पे हमको बोला गया था कि हम बच्चे जो वहाँ गर्ल्स कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो खेल सकती है, लेकिन अब हमको खेलने नहीं दिया जा रहा है। हमको ये बोला जा रहा है कि हम लोग को 6:30 से 8:30 तक के बैडमिंटन कोर्ट यूज करना है, और अगर खेल निगम या फिर नगर पालिका को कोई हो रहा है प्रतियोगिता हो रहा है या उनका कुछ हो रहा है प्रोग्राम, चाहे कि वो पार्टी ही क्यों ना हो, तब उन लोग वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, अपना नेट लगाएंगे और उसके बाद अगर वो काम हो गया तो उस नेट को हटा देंगे। वहाँ गंदगी कर रहे हैं वो, और वहाँ पे ताला लगा दिया गया है। वहाँ के वॉशरूम, वहाँ का चेंजिंग रूम जो पिंक ग्राउंड के अंदर है, जो ऊपर में बिल्डिंग बनी है, वहाँ टेबल टेनिस का कोर्ट है, उसे भी हमें यूज करने नहीं दिया जा रहा है। और हम अगर बोलते हैं तो वहाँ जो स्टाफ मेंबर बैठी है वो हमारे टीचर से और हमसे बदतमीजी करती है। हमको बोलती है कि हमारे अंतर्गत आता है तो हम आप लोगों को यूज करने सिर्फ हमारी मर्जी से देंगी। वो बोलती है कि हम लोग सिर्फ सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे जाए और 8:30 बजे तक खेले। और उसके पहले ये बात हुआ था कि हमको एक पास दिया जाएगा, जो सिर्फ बिलासा कॉलेज की लड़कियां उनको पास दिया जाएगा और उसके द्वारा हम खेल सकते हैं। लेकिन अब हमको बोला जा रहा है कि हमको ऐसा कुछ सुविधाएं नहीं मिलेगी, और हमको ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि हमको वहाँ खेलने दिया जाए। प्रचार क्या बोले कि हमारे अंतर्गत नहीं आ रहा है, नगर निगम के अंतर्गत आता है, और वो ये किया कि वो लाइट काट दिए वहाँ का, और वहाँ पे जो ऊपर का जो सीलिंग है, छत है, वहाँ से पानी टिपकता है, कोर्ट में पानी टिपक रहा है वहाँ पे, और हम लोग को वो सुविधा नहीं मिल रही जो स्टार्टिंग के 2 या 3 महीने में मिली थी। वहाँ पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दी कि आपको बनाने करके नगर निगम को दिया गया था पैसा, लेकिन क्या किए वो लोग, इस हमारे कॉलेज वाले ये बोले थे कि हम एक शर्त पे बनाने देंगे, क्योंकि ग्राउंड हमारा था तो एक शर्त पे दिए कि तुम बनाओ, कैंपस के अंदर प्ले ग्राउंड बना सकते हो, लेकिन बनाने के बाद वो हमको सौंपोगे बोले थे। लेकिन क्या किए वो लोग, हम जो है ना खेलने का ग्राउंड बचा उसको सौंप दिए हैं, लेकिन उसमें भी रोक टोक करते रहते हैं वो लोग। और ना हमारे जो बैडमिंटन कोर्ट है उसका क्या करते हैं, सिर्फ 6:30 से लगभग 9 बजे तक हम खेलते हैं, उसके बाद से फिर बोलते हैं जो खेलेंगे वो पैसा देंगे, ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। उनके अंदर में कुछ भी नहीं है और सब जगह ताला बंद है। हमारे चेंजिंग रूम वहाँ जो अधिकारी रहती है वो पैसा मांगती जो रहती वो बोल देती है ऐसी करके, लेकिन हमको हमारा है तो हमको शाम तक चाहिए कि हम खेल सकते हैं करके। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ता दिख रहा है। बीते 24 घंटों में राजधानी रायपुर समेत कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। हालांकि कुछ जिलों में अब भी सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 13 सितंबर से पूरे प्रदेश में बारिश बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात और मानसून द्रोणिका की वजह से आने वाले दिनों में बारिश तेज होने की संभावना है। इसका असर खासकर बिलासपुर, सरगुजा और रायपुर संभाग में ज्यादा दिखाई देगा। अनुमान है कि झमाझम बारिश से उन किसानों को राहत मिलेगी जो अब तक पानी की कमी से परेशान थे। लेकिन जिन जगहों पर पहले ही ज्यादा पानी गिर चुका है वहां जल भराव और बाढ़ की दिक्कत फिर से सामने आ सकती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। और अब एक खास खबर।